रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक साम्य में अगला हम देखते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में उत्क्रमणीय क्रिया पढ़ाया था, जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों संपन्न होती, उन क्रियाओं को हम उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही साम्य अवस्था देखने को मिलता है। रासायनिक साम्य किसे कहते हैं? रासायनिक साम्य या साम्य अवस्था का मतलब होता है, मान लीजिए कोई क्रिया है ए बी, आपस में क्रिया करके सी और डी बना रहे हैं। सी डी पश्च क्रिया किया, अग्र क्रिया हुई तो सी डी बना, सी और डी उत्पाद बने। पश्च अभिक्रिया में आपका ए और बी पुनः बन रहा है, तो इस क्रिया को हम उत्क्रमणीय क्रिया कहेंगे। उत्क्रमणीय क्रिया है, इसमें हमको रासायनिक साम्य देखने को मिलता है। उत्क्रमणीय क्रियाओं में ही हमको रासायनिक साम्य देखने को मिलता है। रासायनिक साम्य का मतलब होता है एक अवस्था ऐसी आती है, चूंकि दोनों क्रियाएं है, एक का क्रिया का वेग शुरू में अगर हम एक ग्राफ से दर्शाते हैं, एक्स अक्ष पर हम समय को लेते हैं, वाई अक्ष पर हम क्रिया के वेग को लेते हैं, तो अग्र अभिक्रिया का वेग शुरू में ए और बी क्रिया कारक जब शून्य समय होगा तो अग्र अभिक्रिया का वेग अधिकतम होगा। धीरे धीरे क्रिया कारक की मात्रा कम होने से अग्र अभिक्रिया का वेग कम होगा। शुरू में अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, जैसे जैसे क्रिया कारक कम होते जाते हैं अग्र अभिक्रिया का वेग कम होता जाता है। अगर हम अग्र अभिक्रिया को दर्शाएं तो ए धन बी सी धन डी बना रही है अग्र अभिक्रिया है। लेकिन अगर हम पश्च क्रिया को लेते हैं जिसमें सी और डी आपस में मिलके ए और बी बना रहे हैं, तो शुरू में इनका जो वेग है पश्च अभिक्रिया का शून्य रहेगा। समय जैसे जैसे बढ़ेगा, उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, तो पश्च क्रिया का वेग बढ़ने लगता है। अब हम यहाँ पे ये जो लाइन ले रहे हैं, ये बढ़ता हुआ लाइन वेग का बढ़ता हुआ मान पश्च क्रिया को दर्शाता है। पश्च क्रिया है सी धन डी मिलकर आपका पुनः क्या बना रहे हैं, ए और बी। एक समय ऐसा आता है कि अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। मान लीजिए इस बिंदु पर आके अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के ए धन बी से जो सी और डी बन रहा है अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाए, तो हमें ग्राफ में समय के साथ एक स्थिर लाइन मिलती है। इससे ये पता चलता है इस लाइन से कि यहाँ पे क्रिया है वह साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था है जहाँ अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। इस समीकरण को अगर हम अग्र क्रिया के लिए निकालें, अग्र क्रिया का वेग निकालना चाहें, अग्र अभिक्रिया का वेग किसी भी क्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर से हम अग्र क्रिया का वेग निकालना चाहें तो अग्र अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक हैं ए की सांद्रता और दूसरा क्रिया कारक है बी। अग्र अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारक ए की सांद्रता और बी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। मान लीजिए अग्र अभिक्रिया के वेग को हम R1 से प्रदर्शित करते हैं। R1 बराबर अग्र अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा ए की सांद्रता गुणित बी की सांद्रता। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो अग्र अभिक्रिया का वेग
बराबर समानुपाती चिन्ह हटाया, स्थिरांक लगाया जिसको हम समानुपाती स्थिरांक K1 कहेंगे अग्र अभिक्रिया के लिए, समानुपाती स्थिरांक गुणित A की सांद्रता गुणित B की सांद्रता। फिर से अग्र अभिक्रिया का वेग A की सांद्रता क्रिया कारक B की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। वेग को R1 से प्रदर्शित किया। हम A और B की सांद्रता के जो समानुपाती चिन्ह है उसको हटा के यहाँ पे लेते हैं समानुपाती स्थिरांक K1। उसी तरह से अब हम पश्च अभिक्रिया के लिए लें पश्च अभिक्रिया का वेग। पश्च अभिक्रिया का वेग, अब पश्च अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक C और क्या हो गए हैं D, तो क्रिया कारक C की सांद्रता गुणित क्रिया कारक D की सांद्रता पर पश्च अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा। अगर हम पश्च अभिक्रिया के वेग को R2 से प्रदर्शित करते, अग्र को हमने R1 से प्रदर्शित किया, पश्च को R2 से, तो पश्च अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा C की सांद्रता गुणित D की सांद्रता। यहाँ पे हम R2 बराबर समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, स्थिरांक समानुपाती स्थिरांक लगाते हैं पश्च क्रिया के लिए K2 C की सांद्रता गुणित D की सांद्रता। तो अब अग्र अभिक्रिया के लिए हमको मान मिला है, पहला समीकरण लेते हैं R1 बराबर K1 A की सांद्रता गुणित B की सांद्रता, और पश्च अभिक्रिया के लिए हमको वेग का मान मिला है R2 बराबर K2 C की सांद्रता गुणित D की सांद्रता। हमको मालूम है कि जब क्रिया साम्यावस्था में रहती है तो R1 बराबर क्या हो जाता है R2। जब क्रिया में कौन सी क्रिया है, यह उत्क्रमणी क्रिया जो होती है उसमें जब साम्य अवस्था होता है तो साम्य अवस्था में अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। R1 का मान R2 के बराबर हो जाता है। अब हम R1 का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से R1 और R2 का मान रखते हैं। मान रखने पर R1 का मान देखिए K1 A की सांद्रता गुणित B की सांद्रता, R2 का मान दिया है K2 C की सांद्रता गुणित D की सांद्रता। K1 और K2 जो साम्य स्थिरांक है उसको हम पक्ष को बदल देते हैं, K1 अपॉन K2 बराबर C की सांद्रता गुणित D की सांद्रता अपनी जगह पे है, C की सांद्रता का गुणनफल D की सांद्रता, AB जो गुणा में है K1 के साथ वो अपना पक्ष बदल देंगे, भाग में आ जाएंगे, क्रिया बदलने के बाद भाग हो गया, A की सांद्रता गुणित B की सांद्रता। इस तरह से हमको एक नया मान मिला है K1 बटे K2 बराबर C की सांद्रता गुणित D की सांद्रता बटे A की सांद्रता गुणित B की सांद्रता। यहाँ पे हम K1 बटे K2 को कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं जिसको हम साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं। कैपिटल K का मतलब होता है साम्यावस्था स्थिरांक। इस मान को यहाँ तीसरे समीकरण में रखते हैं तो K1 बटे K2 की जगह हो गया K साम्य स्थिरांक बराबर C की सांद्रता गुणित D की सांद्रता बटे A की सांद्रता गुणित B की सांद्रता। इस तरह से हम
उत्क्रमणी क्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। इस मान से हम C और D जो उत्पाद थे उनकी सांद्रताओं के गुणनफल बटे क्रिया कारक की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को हम उसके साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक या K का मान है, यह आपके क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। यह K का मान, ध्यान दीजिएगा, हमको इस मान को देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये सांद्रता पर निर्भर करता होगा, उत्पाद की सांद्रता या क्रिया कारक, लेकिन यह K का मान ना तो उत्पाद या क्रिया कारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता बल्कि ताप पर और क्रिया कारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर से K का मान किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? ताप पर और क्रिया कारक की प्रकृति पर। अगला दिया है आपकी बुक में रासायनिक साम्य के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जब भी रासायनिक साम्य की बात होती है तो अभिक्रियाएं कैसी होती है? उत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी क्रियाओं में हमको किसी तरह से साम्य अवस्था देखने को नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जब क्रिया हुई, रासायनिक उत्क्रमणी अभिक्रिया हुई, तो दोनों दिशाओं में क्रियाएं होती है। अग्र अभिक्रिया भी होते रहती है और पश्च अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया भी कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर रही है और ना ही पश्च अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त कर रही है। साम्य अवस्था में हमको एक ऐसी अवस्था देखने को मिलती है कि दोनों का सांद्रता, किसका किसका? क्रिया कारक का और उत्पाद का सांद्रता एक निश्चित हो जाते हैं। क्रियाएं दोनों ही डायरेक्शन में, दोनों ही दिशाओं में बराबर वेग से चलती रहती। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ, मैं बाल्टी में पानी ली हूँ, एक तरफ मैंने एक ऐसा पंप लगाया है जिसमें से पानी निकाल रही हूँ और एक तरफ ऐसा पंप लगाया है जो उतनी ही मात्रा में क्या करता है, उतना पानी को डालता है। क्रियाएं दोनों हो रही है, एक तरफ निकल रहा है, दूसरी तरफ डल रहा है, दो क्रियाएं हो रही है, लेकिन बाल्टी के पानी का लेवल उतना ही रहेगा। वैसे ही इस रासायनिक साम्य में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि क्रिया हो ही नहीं रही है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में क्रियाएं बराबर वेग से चलती रहती है। तो यही रासायनिक साम्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रासायनिक साम्य है, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम ताप को परिवर्तित कर दे क्रिया में, दाब को परिवर्तित कर दे या किसी भी एक क्रिया कारक की सांद्रता को या उत्पाद की सांद्रता को परिवर्तित कर दे, रासायनिक साम्य अपने आप परिवर्तित हो जाता है। किसी भी एक को ताप, दाब, सांद्रता में परिवर्तन से हम रासायनिक साम्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति जो होती है वो रासायनिक साम्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करती है, क्योंकि उत्प्रेरक केवल क्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, साम्य को प्रभावित नहीं करते। और इस अवस्था में याद रखिएगा, निकाय की जो ऊर्जा होती है, जिसमें क्रिया हो रही है, उसकी ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है। अगला हम लेते हैं रासायनिक साम्य की गतिक प्रवृत्ति। हमने बोला है कि रासायनिक साम्य जब देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्रिया कैसी है, स्थिर है, लेकिन वास्तव में क्रिया होती रहती है। दोनों डायरेक्शन में होता, अग्र और पश्च बराबर वेग से होता है। इसमें दूसरा हम गतिक प्रवृत्ति का उदाहरण लेना चाहें तो कुछ उदाहरणों को इसमें ले सकते हैं। पहला लेते हैं फेरिक क्लोराइड को हमने लिया। फेरिक क्लोराइड, इसमें हमने अमोनियम थायोसाइनेट को डाला। फेरिक क्लोराइड में जब हम अमोनियम थायोसाइनेट को डालते हैं तो हमारा एक लाल रंग का
विलयन प्राप्त होता है। फिर से देख लीजिए, जब हम फेरिक क्लोराइड में अमोनियम थायोसाइनेट के विलयन को डालते हैं तो फेरिक थायोसाइनेट का लाल रंग का एक विलयन मिलता है। कौन से रंग का? लाल रंग का। और हमको बचा क्या क्या? अमोनियम और क्लोराइड। इसकी संख्या 3 है, इसकी संख्या 1 है। यहाँ पे भी देखिए CNS की संख्या 3 है, तो हम यहाँ सामने में लगा सकते हैं 3। समीकरण आपका संतुलित है। फेरिक क्लोराइड में जब अमोनियम थायोसाइनेट को डाला जाता है तो तुरंत हमको क्या मिलता है? लाल रंग मिलता है। लेकिन ये क्रिया उत्क्रमणीय है। अगर हम बाहर से अमोनियम क्लोराइड को मिला दें, क्या मिला दें उसमें? थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड, तो क्या होता है? लाल रंग पूरा गायब हो जाता है। इसका कारण क्या था? शुरू में अग्र अभिक्रिया हुई तो फेरिक थायोसाइनाइड बनने के कारण हमको कैसा रंग दिख रहा है? लाल रंग। लेकिन जैसे ही हमने अमोनियम क्लोराइड को मिलाया तो इधर की सांद्रता बढ़ गई, क्रियाकारक इधर के बढ़ गए, तो क्रिया का वेग किधर खसक गया? गति किधर चले गई? पश्चिम दिशा में। और विलयन कैसा हो गया? रंगहीन हो गया। तो हमने एक उदाहरण देखा कि हम उत्पाद की सांद्रता को परिवर्तित किए थे, तो क्रियाकारक की सांद्रता जो है उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। तो उत्पाद की सांद्रता को परिवर्तित करने या क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तित करने से साम्य है उसकी दिशा बदल जाती है। उल्टा फिर से मैं उदाहरण लूं, अगर मैं इसके अमोनियम थायोसाइनेट की मात्रा को बढ़ा दूं तो पुनः विलयन कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कहने का मतलब हम किसी की सांद्रता को परिवर्तित करके साम्य को क्या कर सकते हैं? अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में ले जा सकते हैं। अगला एक उदाहरण आपके पुस्तक में दिया है, जिसमें हम एक उदाहरण लिए हैं कि जैसे कैडमियम क्लोराइड को लिया हमने। कैडमियम क्लोराइड है, इसमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को भेजते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को भेजते हैं तो यहाँ पे पहला मिलता है कैडमियम सल्फाइड का पीला उच्छेद। क्या मिलता है हमको? कैडमियम सल्फाइड। क्या बोला मैंने? ड, सल्फाइड का पीला उच्छेद, और हमको मिलता है HCl। फिर से देख लीजिए, कैडमियम क्लोराइड में जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को भेजा जाता है तो कैडमियम सल्फाइड का पीला उच्छेद हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम विलयन में थोड़ा सा HCl मिला दें, ये क्रिया दोनों डायरेक्शन में होता है। जैसे ही हम विलयन में क्या डाल रहे हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, तो पीला उच्छेद पुनः क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, क्योंकि क्रिया फिर से कौन से दिशा में चले गई है? पश्चिम दिशा में। कहने का मतलब हम सांद्रता को परिवर्तित किए, उत्पाद की सांद्रता को। अगर मैं पुनः H2S की मात्रा को बढ़ा दी तो पुनः हमारा पीला उच्छेद देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हम सांद्रता में परिवर्तन से साम्य की जो अवस्था है, साम्य है, उसमें क्या ला सकते हैं? गति या साम्य की दिशा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें अगला लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है यह रासायनिक साम्य की बात हुई है। अगला हम लेते हैं आयनिक साम्य। अगला हमारा टॉपिक है आयनिक साम्य। अभी तक हमने रासायनिक साम्य से ये कहा, जब क्रियाकारक उत्पाद बनाए और उत्क्रमणीय क्रिया हुई तो अग्र अभिक्रिया का वेग जब पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर किसी रासायनिक क्रिया में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक साम्य। जहां आयनिक साम्य की बात होती है तो ये आप याद रखेंगे, जब कोई
आयनिक पदार्थ अपने आयनों के साथ साम्य अवस्था में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक साम्य। उदाहरण के लिए आयनिक साम्य के लिए मान लीजिए हमने एक आयनिक यौगिक को लिया है, सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। सोडियम जब वियोजित होता है तो वियोजन के बाद वह दो आयन देता है, पहला सोडियम धन आयन और दूसरा देता है क्लोराइड। मैंने क्लोरीन नहीं कहा, ध्यान देंगे आप, मैंने क्या कहा है इसे? पहले को बोला सोडियम आयन, दूसरे को मैंने कहा है क्लोराइड आयन। जब ये दोनों धनावेश और ऋणावेश है, क्या विपरीत आवेश स्थिर रह सकते हैं क्या? दोनों में क्या होगा? फिर प्रबल आकर्षण होगा। कुछ देर बाद विपरीत पश्च अभिक्रिया भी होगी, धन आयन ऋण आयन आपस में मिलेंगे तो इनका क्या होगा? संयोजन होगा। वियोजन को हम अग्र अभिक्रिया लेते हैं, संयोजन को हम कौन सी अभिक्रिया लेते हैं? पश्च अभिक्रिया। एक समय ऐसा आएगा कि NaCl है वो टूटते जाएगा और Na+ और Cl- है वो आपस में जुड़कर क्या बनाते जाएंगे? NaCl। दोनों क्रियाएं साथ साथ होते रहेगी। NaCl है वो टूटेगा, Na+ और Cl- बनाएगा, Na+ और Cl- भी आपस में जुड़कर क्या होंगे? NaCl बनाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जहां संयोजन की दर और वियोजन की दर कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, साम्य अवस्था आ जाएगी। तो उसी साम्य अवस्था को हम इसे इस क्रिया के लिए कौन सा साम कहेंगे? आयनिक साम्य। यहाँ पे हम लेते हैं पहला वियोजन की दर। वियोजन किसका हो रहा है? NaCl का। तो वियोजन की दर किसके समानुपाती होगी? NaCl की सांद्रता के समानुपाती। फिर से अग्र अभिक्रिया वियोजन की दर NaCl के सांद्रता के समानुपाती होगा। अगर वियोजन की दर को हम R1 से प्रदर्शित करते हैं, समानुपाती क्या हो जाएगा आपका? NaCl की सांद्रता। NaCl R1 या वियोजन की दर बराबर समानुपाती चिन्ह को हटाया, समानुपाती स्थिरांक लगाया K1 और क्या ले लिया हमने? NaCl की सांद्रता। ये हमारा पहला समीकरण है। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, किसके लिए? संयोजन की दर। संयोजन की दर जो कि पश्च क्रिया है, फिर से देखिए Na+ Cl- आपस में मिलकर NaCl बनाएंगे। तो अब पश्च क्रिया के लिए क्रियाकारक कौन कौन हो गया? Na+ और Cl-। इसमें पश्च क्रिया के संयोजन की दर लेते हैं। आपका Na+ समानुपाती Na+ की सांद्रता गुणित Cl- की सांद्रता। इस मान को फिर से हम लेते हैं R2 बराबर K2 Na+ की सांद्रता Cl- की सांद्रता। इसमें जब आयनिक साम्य अवस्था हो तो उस समय अग्र अभिक्रिया R1 पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। R1 बराबर R2। उस समय इस मान को फिर से रखेंगे। K1 NaCl की सांद्रता बराबर K2 Na+ की सांद्रता गुणित Cl- की सांद्रता। K1 बटे K2 को हम आयनिक साम्य ले सकते हैं। NaCl की सांद्रता बटे Na+ की सांद्रता गुणित Cl- की सांद्रता। धन्यवाद।
आयनिक साम्य, इसमें हमने एक उदाहरण देखा, NaCl टूटा Na+ और Cl- में। इसमें वियोजन की दर समानुपाती है NaCl की सांद्रता। दूसरा, वियोजन की दर को अगर हम R1 से प्रदर्शित करते हैं तो R1 समानुपाती है NaCl की सांद्रता। R1 बराबर समानुपाती चिन्ह लगाया K1 NaCl की सांद्रता। संयोजन की दर को देखते हैं तो विपरीत क्रिया है ये, पश्च क्रिया। तो हम लेते हैं R2 बराबर संयोजन की दर समानुपाती सोडियम का सांद्रण गुणित क्लोराइड का सांद्रण। R2 बराबर K2 Na+ की सांद्रता गुणित Cl- की सांद्रता। जब आयनिक साम्य अवस्था होती है तो अग्राभिक्रिया, पहला समीकरण हमारा ये था, दूसरा समीकरण हमारा ये है। अग्राभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। R1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? R2। समीकरण पहला का मान रखे, R1 की जगह हमने रखा K1 NaCl की सांद्रता। दूसरा, हम R2 की जगह मान रखते हैं K2 Na+ की सांद्रता गुणित Cl- की सांद्रता। हम पक्ष को बदल देते हैं, K1 अपॉन गुणा में है वो भाग में आ गया क्रिया, K1 बटे K2। इस K1 बटे K2 की जगह हम कैपिटल K का उपयोग करते हैं, जिसको अब यहाँ पे रासायनिक साम्य स्थिरांक नहीं कहते, ये ध्यान देंगे आप। इस K को अब हम आयनिक साम्य स्थिरांक कहते हैं। हमने इसके पहले K जब रासायनिक साम्य अवस्था देखा था तो उस मान को K को क्या बोलते थे? रासायनिक साम्य अवस्था, रासायनिक साम्य स्थिरांक। लेकिन जहां आयनिक साम्य की बात होती है तो इसे हम रासायनिक साम्य स्थिरांक ना कह के आयनिक, फिर से सुन लीजिए, आयनिक साम्य स्थिरांक K का मान है आयनिक, K क्या है? आयनिक साम्य स्थिरांक। तो K इक्वल टू हो जाता है NaCl अपनी Na+ की सांद्रता, फिर से ये मान को लेते हैं K1 बटे K2 बराबर, हमने लिया इसे कैपिटल K जिसे हम आयनिक साम्य स्थिरांक बराबर Na+ अपनी जगह पे है Na+ की सांद्रता गुणित Cl- की सांद्रता। NaCl जो K1 के साथ गुणा में था भाग में आ गया NaCl की सांद्रता। इस तरह से हमारा ये K आयनिक, जिसको हम बोलते हैं आयनिक साम्य स्थिरांक, K आयनिक साम्य स्थिरांक बराबर सोडियम आयन की सांद्रता गुणित क्लोराइड आयन की सांद्रता बटे NaCl की सांद्रता। यह मान भी आयनिक साम्य जो मान स्थिरांक का मान होता है वो बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है। पहला कारक होता है इसमें तनुता। तनुता क्या चीज है? हम 1 लीटर पानी को लिए, उसमें मैंने 1 किलो नमक को घोला, मान लो, ठीक है, 1 लीटर में 1 किलो नमक को घोला, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगा कि उसमें नमक ज्यादा हो रहा है तो मैं ऊपर से क्या मिलाऊं उसमें, और 1 लीटर पानी को मिलाई। तो ये हम पानी को मिला रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? उसकी तनुता को बढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? तनुता का मतलब, बढ़ाने का मतलब होता है अगर हम विलायक की मात्रा को विलयन में बढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? हम तनुता को बढ़ा रहे हैं। जब हम तनुता को बढ़ाते हैं तो याद रखिएगा, पहले NaCl था यौगिक, NaCl अपने आप Na+ और Cl- में टूटता था। लेकिन जैसे ही हम तनुता को बढ़ाते हैं तो
बहुत सारे NaCl में Na+ और Cl के बीच में जल के अणु आ जाते हैं, मतलब वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर से सुनिए, अगर हम तनुता को बढ़ाते हैं, विलायक की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो वियोजन की मात्रा भी बढ़ती है, क्योंकि विलायक के अणु विलेय के बीच में आ जाते हैं। विलायक का मतलब जो घोलता है उसको विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। क्लियर है? तो आयनिक यौगिक के वियोजन को कौन बढ़ाता है? तनुता। तनुता बढ़ाने से वियोजन की मात्रा भी बढ़ती है। दूसरा पॉइंट होता है आयनिक यौगिक की स्वयं की प्रवृत्ति या प्रकृति। आयनिक यौगिक दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युत आयनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, पहला हमने बताया क्या? तनुता। तनुता बढ़ाने से आयनिक यौगिक के वियोजन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा होता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अब विद्युत अपघट्य दो तरह का होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं इसे पहले सुनिए। कोई भी पदार्थ जो अपने आयनों में विभक्त हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। दो तरह का होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं NaCl। NaCl टूटता है Na+Cl- में। इसके वियोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, मतलब अगर आप इसके 100 अणु लेंगे तो कम से कम 85% इनका वियोजन हो जाता है। उसी तरह से अगर हम HCl को उदाहरण लेते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, तो ये भी टूटता है H+ और Cl, 100% ये टूट सकता है। तो ये दोनों कौन से उदाहरण हैं आपके? प्रबल विद्युत अपघट्य। उदाहरण दूसरा देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे हम लेते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल भी टूटता है, देता है एसीटेट आयन और H+। इसमें वियोजन अधिक होता है, इसलिए यह प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसका वियोजन कम होता है, इसलिए यह कैसा विद्युत अपघट्य है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो आयनिक साम्य को विद्युत अपघट्य की प्रकृति भी क्या करती है? प्रभावित करती है। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य रहेगा तो वियोजन अधिक होगा, साम्य स्थान परिवर्तित होता है। अगला पॉइंट है इसी में ताप। ताप भी वियोजन की मात्रा को बढ़ाती है। ताप बढ़ाने से, जैसे आप ठंडे पानी में नमक को घोलना चाहे, कम घुलेगा, लेकिन जैसे ही पानी को गर्म कर दिए तो और अधिक नमक को उसमें घोल सकते हो। क्यों नमक घुलता है? वो पानी के साथ नमक के आयन बना लेते हैं, Na+ और Cl-, पानी के द्वारा घेर लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे, ताप बढ़ाने से भी वियोजन की मात्रा बढ़ती है और इससे भी आपका किसका मान प्रभावित होता है? आयनिक साम्य का मान प्रभावित होगा। वियोजन बढ़ रहा है मतलब अग्राभिक्रिया बढ़ी है, पश्चाभिक्रिया का वेग कम हो रहा है। अगला लिया है इसमें चौथा पॉइंट, तीसरा लिया हमने क्या? ताप। चौथा बिंदु लेते हैं हम विलायक की प्रकृति।
विलायक की प्रकृति भी आयनिक साम्य को प्रभावित करती। विलायक हम किसको बोलते हैं? जो दूसरे को अपने में क्या कर लेता है, दूसरे पदार्थों को अपने में घोलने की क्षमता रखता है। विलायक में एक और क्षमता होती है, जब हम विलेय को उसमें डालते हैं तो विलेय के बीच के बंधन को वह तोड़ता है और स्वयं उसके साथ क्या करता है, बंध बनाता है। एक विलायक में वह क्षमता जिससे वह विलेय के बंधों को तोड़ती है, वह विलायक का एक मान देती है, जिसको हम विलायक का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक मान, कांस्टेंट मान कहते हैं। सबसे ज्यादा पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, इसका मान 80 है। कहने का मतलब पानी जैसा अगर विलायक हम आयनिक यौगिक के लिए उपयोग करेंगे, चूंकि इसका आयन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक का मान सबसे अधिक है, इसलिए इसके घोलने की क्षमता यानी वियोजित करने की क्षमता अधिक होगी और यह मान भी क्या करेगा, आपके आयनिक साम्य को प्रभावित करता है। इस तरह हमने देखा कि आयनिक साम्य किसी विद्युत अवघट्य और उसके आयनों के बीच का साम्य है, जहाँ पे उसके अग्र और पश्च वियोजन की दर और संयोजन की दर कैसी हो जाती है, साम्य अवस्था में आ जाती है और इसके लिए हम आयनन स्थिरांक के मान से इनकी गणना भी कर सकते हैं। अगला हमारा है अम्ल एवं क्षार। अगला टॉपिक है हमारा अम्ल एवं अम्ल और क्षार। हमारे जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थों की हमने बात की थी, वो पदार्थ 3 तरह के हैं हमारे अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ का एक हम और वर्गीकरण कर सकते हैं, अम्ल, क्षार और उदासीन। अम्ल बहुत सारे पदार्थ होते हैं, वो अम्लीय नेचर के होते हैं। अम्ल से जनरली हमारे मन में विचार आता है, तो अम्ल कैसे बोलते हैं हम, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे हम नींबू को उदाहरण लेते हैं, खट्टा होता है तो उसमें हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड होता है। उसी तरह से हम दही को लेते हैं, दही भी खट्टा होता है, उसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल का अगर हम सोचते हैं तो पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परिभाषा ऐसे दी थी, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो क्षार में चिकने, जैसे आप सोडा को प्लेन खाएंगे तो चिकनाई युक्त होगा, या आपका कड़वा आपके चिकने, उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम अम्ल लेते हैं, जैसे नींबू में लिया, सोडा, खाने का सोडा जो होता है या कपड़ा धोने का जो सोडा होता है, उसका गुण कैसा होता है, क्षारीय होता है। इन दोनों के आधार पर एक और वर्ग होता है जो ना अम्ल होता है और ना ही क्या होता है, क्षार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीन। उदासीन का मतलब होता है ना तो यह अम्लीय होता है और ना ही यह क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। जैसे पानी, शुद्ध पानी जो होता है आपका, वह कैसा होता है, उदासीन होता है, ना वह अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। उसका पीएच मान होता है वह 7 होता है। इसी तरह से अम्ल और क्षार की और बहुत सारी परिभाषाएं दी है। जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस को क्या करता है,
लाल करता है। नीला रंग का एक लिटमस पेपर होता है। उस लिटमस पेपर में अगर आप किसी अम्ल को डुबाएंगे, अम्ल में उसको डुबाएंगे तो वो नीला लिटमस पेपर कैसे हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। अगर हमको क्षार को पहचानना है तो हम लाल रंग के लिटमस पेपर को डालेंगे तो वह कैसा रंग का हो जाएगा? नीला रंग का हो जाता है। आप अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास कई तरह के अम्ल क्षार देखते हैं। जैसे आप इमली का रस लेते हैं, वह भी क्या है? अम्ल है। सिरका जिसको हम विनेगर कहते हैं, वह भी क्या है? एसिटिक अम्ल होता है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया जिसको हम किस उदाहरण में ले सकते हैं? क्षार होता है। खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा है, ये भी हमारे किस उदाहरण में आता है? क्षार में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह भी आपका क्या होता है? क्षार होता है। अम्ल और क्षार की बहुत सारी अवधारणाएं कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर दी है। इसमें 3 अवधारणाएं हैं। पहला होता है आर्नियस का सिद्धांत, दूसरा होता है ब्रांस्टेड-लारी का सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत है लुईस का सिद्धांत। अम्ल और क्षार की 3 परिभाषाएं 3 वैज्ञानिकों ने दी है, जिससे हम अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। अगर उदासीन है तो अगर हम उसमें लिटमस पेपर डालेंगे, चाहे नीला लिटमस पेपर डालो तो लाल नहीं होगा, या लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो वह नीला नहीं होगा। कहने का मतलब उसका pH मान 7 होता है। याद रखिएगा, किसी भी विलयन का pH मान अगर 7 है तो वह उदासीन होता है। 7 से कम है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.99 तक है तो वह अम्ल होगा, और 7.01 से 14 तक है pH मान तो वह कैसा नेचर का होता है? क्षारीय होता है। 7 से कम है तो अम्लीय होगा, pH 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है, और 7 होता है विलयन का तो वह उदासीन होता है। हमारे रक्त का pH मान होता है 7.4। यह कैसा विलयन होता है? हमारा रक्त हल्का सा क्षारीय होता है। उसी तरह से हमारा जो लार होता है वह भी हल्का सा कैसा होता है? क्षारीय होता है। हमारा जो पाचन ग्रंथि है उसमें अमाशय में एक रस निकलता है जिसको हम कहते हैं अमाशय रस, वह अम्लीय होता है। इसमें हम 3 परिभाषा लेंगे। अम्ल और क्षार की 3 परिभाषा में पहली परिभाषा देखते हैं आर्नियस का। आर्नियस का सिद्धांत अम्ल और क्षार के लिए। आर्नियस ने कहा अम्ल क्या है? आर्नियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहा? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, या इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे हम HCl को लेते हैं। HCl को अगर हम पानी में घोलते हैं तो हमारा विलयन बनता है H+ देगा ये। इस H+ को पानी लेगा। कौन लेगा? पानी। H+ निकलने के बाद पानी में चले गया, पानी ने बना लिया हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और यहाँ क्लोरीन बचा जिसको हम लिख सकते हैं Cl- क्लोराइड आयन। इस HCl ने H+
पानी को दिया, इसलिए यह क्या है, Cl अम्ल है। उसी तरह से एक और उदाहरण अम्ल का ले सकते हैं। हमने लिया एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल भी टूटता है और H+ देता है। इस H+ को अगर पानी ले ले तो वह भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये दोनों उदाहरण, पहला हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और दूसरा अम्ल हमारा क्या है, एसिडिक अम्ल। दोनों कौन से आयन देते हैं, H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, इसलिए यह क्या है, अम्ल है। दूसरा क्षार की परिभाषा लेते हैं। क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार का परिभाषा लेते हैं तो हम बोले वे पदार्थ तो जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्षार है। उदाहरण के लिए NaOH, HCl आपका पानी से क्रिया करता है तो ये बनता है Na+OH- और जल। इस तरह से ये OH- देता है Na+, इसलिए यह क्या है, यह आपका क्षार है। अन्य उदाहरण और ले सकते हैं आप, KOH, यह टूटता है K+ और OH- में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वह क्या है, क्षार है, और जो हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं वो आर्नियस के अनुसार क्या है, अम्ल है। अम्ल और क्षार की आगे और बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिसको हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।